हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अभी तक नेचर में 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हैं, कुछ हैं नॉन मेटल्स। तो कुछ को मेटल्स क्यों कहा जाता है, कुछ को नॉन मेटल्स क्यों कहा जाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है। क्लास 9th में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्लास 9th में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। You have seen that elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties। तो उनमें से कुछ को metals और कुछ को non-metals में क्लासीफाई किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बेस पर इन एलिमेंट्स को कुछ को मेटल्स कहा जाता है और कुछ को नॉन मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर इनको मेटल्स या नॉन मेटल्स कहा गया है। इसका मतलब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनके बेस पर ये क्लासीफाई किया गया है कि एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। यानी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहला पॉइंट ये है, थिंक ऑफ सम यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेज हैं। पहला ये पॉइंट है कि हमारी डेली लाइफ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेज हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेस पर इनको मेटल्स या नॉन मेटल्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेज ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो देखिए, जब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इनके क्या क्या यूजेज हैं, इन मेटल्स या नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेज हैं। इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हम इन मेटल्स या नॉन मेटल्स के यूज कहाँ पर कर सकते हैं। तो हम ये 3 पॉइंट्स हैं, इनके आंसर जो हैं उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल। तो देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर क्लासीफाई किया गया है। तो जो प्रॉपर्टीज के बेस पर क्लासीफाई किया गया है, तो पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जिनमें न्यू सब्सटेंस बनने से कोई भी रिलेशन नहीं है, जैसे कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, या हाइट, वेट, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ये सभी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेज इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सब्सटेंसेज का ग्रुप बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग अलग कर दें, उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उनके ग्रुप बना दें, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनके ग्रुप बना दें। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो हम देख सकते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम देख सकते हैं कि ये चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है, ये चमकीली है, मतलब ये इनमें लस्टर है या नहीं है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं उनके बेस पर सब्सटेंसेस के ग्रुप बनाने बहुत ही ईजी होते हैं। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, इनकी हेल्प से हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ 3.1 to 3.6 कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। तो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें ये मेटल्स जो हैं इनके सैम्पल्स चाहिएंगे। पहला है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और कोई भी जो मेटल है जो इजीली मिल जाए। ये मेटल्स हम ले लेते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक या फिर कोई और मेटल जो इजीली मिल सकती है। तो देखिए, इन मेटल्स के नाम तो आपने पहले भी सुने होंगे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। इनके सैंपल्स लेते हैं और फिर हम ये एक्टिविटीज करते हैं। तो इनमें से देखिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनके यूजेज भी आपने पढ़े होंगे।
डेली लाइफ में इनके बहुत सारे यूजेज होते हैं। तो इन मेटल्स को लेकर हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्टिविटी 3.1 है। एक्टिविटी 3.1 में क्या है, आयरन लेना है, कॉपर लेना है, एल्यूमिनियम लेना है, मैग्नीशियम लेना है। ये 4 मेटल्स हमें लेनी है। इनको सैंड पेपर से साफ़ करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं और मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स बनते हैं। मेटल्स जो होती हैं वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं और मेटल्स के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो मेटल्स के ऑक्साइड जो बनते हैं, वो जो मेटल्स होती हैं उनके ऊपर जो ये ऑक्साइड्स जो होते हैं, इनकी लेयर ऐसे डिपॉजिट हो जाती है। तो इस मेटल ऑक्साइड की लेयर को साफ़ करने के लिए, मेटल ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम इसे सैंड पेपर से साफ़ करेंगे। जैसे ही इसको सैंड पेपर से साफ़ किया जाता है तो ये जो मेटल ऑक्साइड की लेयर है ये हट जाती है और नीचे से निकलती है एक शाइनी सरफेस, ये शाइनी मेटल निकलती है। इससे पहली प्रॉपर्टी हमें मिल गई है, मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी कि जो मेटल्स होती हैं उनमें मेटेलिक लस्टर होती है, एक मेटेलिक चमक होती है। मेटल्स जो होते हैं उनमें एक अलग सी चमक होती है जिसे मेटेलिक लस्टर बोला जाता है। तो ये है मेटेलिक लस्टर। पहला पॉइंट ये है कि मेटल्स में मेटेलिक लस्टर होती है। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट, मेटल्स प्योर स्टेट में हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। पहला पॉइंट ये मिल गया है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर या शाइनी सरफेस। सेकंड प्रॉपर्टी हम यहाँ से देखते हैं। एक्टिविटी 3.2 करते हैं और इसमें हम छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के, और इनको काटने की कोशिश करते हैं। एक शार्प नाइफ से, एक चाकू से इनको काटने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है वो नोट करते हैं। तो देखिए, हम इनको चाकू से नहीं काट सकते, इन सबको चाकू से नहीं काटा जा सकता क्योंकि ये हार्ड होती हैं। जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, उनको चाकू से नहीं काटा जा सकता। तो दूसरा पॉइंट ये है कि मेटल्स जो होती हैं हार्ड होती हैं, लेकिन इनमें कुछ मेटल्स जो होती हैं वो एक्सेप्शनल होती हैं, मतलब उनमें हार्डनेस नहीं होती। तो एक मेटल है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल जो होती है उसको चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम मेटल जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, सोडियम मेटल को चाकू से काटा जा सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होती है। तो ये एक्सेप्शन होता है। और सोडियम मेटल को कभी भी खुला नहीं छोड़ सकते। सोडियम मेटल जो होती है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। ये मॉइस्चर जो होती है उससे भी रिएक्शन कर लेती है। जो एनवायरनमेंट में अगर मॉइस्चर होगी तो उससे भी रिएक्शन कर लेती है। अगर हमारे हाथ गीले होंगे और हम अपने हाथ पर इस मेटल को रख लेंगे या फिर इसको पकड़ लेंगे गीले हाथों से तो भी रिएक्शन हो जाती है। ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल होती है और अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो ब्लास्ट हो जाता है, इतनी रिएक्टिव मेटल होती है। तो सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। क्योंकि केरोसिन ऑयल से ये रिएक्शन नहीं करती है, वाटर से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, रिएक्टिव विद वाटर। तो इसलिए देखिए, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। जब भी इसको पकड़ना हो तो जो फिल्टर पेपर है उसके बीच में रख के इसको पकड़ा जाना चाहिए। और इससे अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट विद द नाइफ। तो इसको देखिए चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट कैन बी कट विद नाइफ। इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। ज़्यादातर मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया है, मेटल्स जो होती है वो हार्ड होती हैं। लेकिन जो इनकी हार्डनेस है वो मेटल टू मेटल वेरी करती है। मतलब कोई मेटल ज़्यादा हार्ड होती है, कोई मेटल थोड़ी कम हार्ड होती है और कोई मेटल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। वैसे ज़्यादातर मेटल्स जो होती हैं हार्ड होती हैं। इसके बाद एक्टिविटी 3.3 है। इसमें हमें आयरन के कुछ पीसीज लेने हैं, जिंक के लेने हैं, लेड के लेने हैं और कॉपर के लेने हैं। एंड प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम इन टुकड़ों को अगर हम हैमर से पीटेंगे, हैमर से स्ट्राइक करेंगे, हथौड़े से अगर इनको पीटेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये टूटती नहीं है,
ये फैल जाती हैं, इनकी शीट्स बन जाती हैं। मान लीजिए हमें एक लोहे का एक तार लेंगे और इसको यहाँ से हैमर से अगर हम पीटेंगे तो देखिए ये ऐसा हो जाता है। इसकी जो शेप है ना ऐसी हो जाएगी, ऐसी फैल जाएगी, तो ये शीट्स बन जाती हैं। जो मेटल्स होती हैं उनकी शीट्स बन जाती हैं। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स, तो इनकी शेप ऐसी हो जाती है, इनकी शीट्स बन जाती हैं। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी कि मेटल्स को अगर पीटा जाता है तो उनकी पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कुछ मेटल्स को पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जो मेटल्स होती हैं वो मैलिएबल होती हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड और जो सिल्वर होती हैं वो मोस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, ये जो स्पेशल पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक नंबर के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। विच इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल, तो हम लिखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, तो ये जरूर नोट करना है। यहाँ पर ये नोट करना है। इधर जो है ये सोडियम मेटल, ये नोट करना है, सोडियम सॉफ्ट होता है। इसके बाद एक्टिविटी 3.4 है। 3.4 में ये है कि जो मेटल्स होते हैं उनके वायर्स बनाए जा सकते हैं, मेटल्स जो होते हैं उनके तार बनाए जा सकते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। किसी भी मेटल के तार बनाए जा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो ये है फोर्थ पॉइंट, किसी भी मेटल के तार खींचे जा सकते हैं। जैसे कि कॉपर के तार बनाए जा सकते हैं, कॉपर के वायर्स बनाए जा सकते हैं, आयरन के वायर्स बनाए जा सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी बनाए जाते हैं, गोल्ड के भी बनाए जाते हैं, सिल्वर के भी बनाए जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, मेटल्स आर डक्टाइल। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ये भी नोट करने की बात है। विच इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। 1 ग्राम गोल्ड जो है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, और इसके तार बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इनसे ज्वेलरी भी बनाई जा सकती है। ज्वेलरी में आप देखेंगे पतले पतले तार भी होते हैं, जो ज्वेलरीज बनाई जाती हैं उनमें पतले पतले तार भी होते हैं। तो ये इसकी डक्टिलिटी के कारण ही होता है। It is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs. तो malleability और ductility के कारण ही जो metals होती हैं उनसे different shapes बनाई जाती हैं। जैसे कि टंकियाँ बनाई जाती हैं malleability के कारण, और डिब्बे बनाए जाते हैं छोटे छोटे malleability के कारण, और वायर्स तारें बनाई जाती हैं ductility के कारण। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। तो देखिए 5वां पॉइंट ये है कि जो मेटल्स होती हैं वो हीट की कंडक्टर होती हैं, क्योंकि कुकिंग वेसल्स किसके बनाए जाते हैं, आयरन के भी बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, स्टील के भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, इन मेटल्स के कुकिंग वेसल्स बनाए जाते हैं। खाना बनाने के लिए जो बर्तन बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। तो इनके क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हीट की गुड कंडक्टर होती हैं। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स, क्योंकि ये हीट की गुड कंडक्टर होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए इनके बर्तन बनाए जाते हैं। तो 5वां पॉइंट ये हो गया है कि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। 5th पॉइंट ये लिया है एक एल्यूमिनियम वायर, और यहाँ पर ये स्टैंड पर लगा दिया है, यहाँ पर एक मोम लगा देते हैं, और यहाँ से अगर इसको गर्म किया जाता है तो देखिए हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं, इसको यहाँ से गर्म करते हैं तो ये थोड़ी देर में ये मोम है ना नीचे गिर जाता है, मोम जो है ये नीचे गिर जाता है, क्योंकि यहाँ से जो हीट, यहाँ से हमने गर्म किया इसको, तो इसकी जो हीट है यहाँ से इस तरफ गई और इस एंड तक पहुँच गई। तो इसका मतलब जो हीट होती है वो मेटल्स में एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होती है, जो हीट होती है वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है। द अबाव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और तो देखिए अगर इस वायर की जगह हम अगर नॉन मेटल लेते
तो ऐसा नहीं होता। उसको अगर यहाँ से गर्म करते तो वो यहीं से गर्म होता है, यहाँ तक उसकी जो हीट है नहीं पहुँचती। तो इससे ये प्रूव होता है, इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। पांचवा पॉइंट ये है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम और कॉपर वायर लेनी है हमें, और एक पिन लगा देनी जिसके ऊपर वैक्स लगा होता है, उसको हीट करते हैं। और जहाँ पर हम हीट करते हैं वहाँ से थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पर हीट पहुँच जाती है और जो वैक्स है वो नीचे गिर जाता है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस, डज द मेटल वायर मेल्ट। लेकिन देखिए मेटल वायर मेल्ट नहीं होता है, ये मेटल वायर मेल्ट नहीं होता है, ये मोम जो है, ये जो वैक्स है ये मेल्ट हो जाता है। तो मेटल वायर मेल्ट क्यों नहीं होता है? बिकॉज 6 पॉइंट ये लिखेंगे, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा अगर गर्म किया जाता है तब भी वो मेल्ट नहीं होती। तो ये है 6 पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर भी देखिए ये भी है 5th, ये है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ये है 6th। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, ये पॉइंट है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। इसके बाद लेड एंड मरकरी, ये कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर हैं, हीट के पुअर कंडक्टर हैं लेड एंड मरकरी। ये भी नोट करने वाली बात है, क्वेश्चन आ सकता है, नेम द मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर लिख देंगे लेड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर देखिए, डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती हैं? यस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये है 7th पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तभी तो उसके वायर्स बनाए जाते हैं मेटल्स के, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो जाती है। एक्टिविटी 3.6 से हम देखेंगे कि क्या मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है बैटरी, ये बल्ब है, स्विच है, मतलब ये सर्किट बना दिया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर ये जो आयरन क्लिप्स हैं इनके बीच में अगर हम मेटल्स लगाते हैं तो ये बल्ब जल जाता है, अगर यहाँ पर नॉन मेटल्स लगाते तो ये बल्ब नहीं जलता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब तक ये यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो ये है ओपन सर्किट, जैसे ही इसमें हम मेटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट होते ही ये बल्ब जो है ग्लो होना शुरू हो जाता है। तो जब यहाँ पर मेटल्स लगाई जाती हैं तो बल्ब ग्लो होता है, और नॉन मेटल्स लगाई जाती है तो बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो इससे क्या है, प्लेस द मेटल टू बी टेस्ट इज इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, डज द बल्ब ग्लो? यस, मेटल्स अगर लगाते हैं तो बल्ब ग्लो होगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स दैट मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये है, यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव कोटिंग ऑफ पीवीसी एंड रबड़ लाइक मटेरियल। तो देखिए जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर पीवीसी या फिर रबड़ चढ़ी होती है। तो ऐसे क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वायर्स के ऊपर अगर पीवीसी या फिर रबड़ मटेरियल नहीं चढ़ा होगा और वायर्स में अगर करंट होगा और वो वायर हमारी बॉडी से अगर टच हो जाता है तो हमें भी करंट लग सकता है, हमें शॉक लग सकता है। तो इसलिए उनके ऊपर पीवीसी या फिर रबड़ की कोटिंग की जाती है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंस? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वायर्स जो होते हैं उनके ऊपर रबड़ की कोटिंग क्यों की जाती है? क्योंकि अगर वायर्स के ऊपर कोटिंग नहीं होगी तो उनसे हमें करंट लग सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस? तो देखिए 7 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ये है 8th प्रॉपर्टी कि जब मेटल्स को स्ट्राइक किया जाता है, हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक किया जाता है तो उसमें से एक साउंड आती है। द मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। डू दे प्रोड्यूस अ साउंड? यस, ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी कि हार्ड सरफेस
पर अगर उनको स्ट्राइक किया जाता है या हार्ड सरफेस से उनको स्ट्राइक किया जाता है तो उनमें से एक आवाज़ आती है, एक अलग सी टन की सी आवाज़ आती है, तो इसको बोलते हैं मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स को जब हार्ड सरफेस से पीटा जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, मेटल्स जब हार्ड सरफेस से टकराती हैं तो उनमें से एक अलग सी आवाज़ पैदा होती है, तो इसलिए मेटल्स को बोला जाता है मेटल्स आर सोनोरस। ये है 8th प्रॉपर्टी। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। तो ये कह सकते हैं कि स्कूल की जो बेल्स हैं वो मेटल्स की क्यों बनाई जाती हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। स्कूल की बेल्स जो होती हैं वो मेटल्स की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि मेटल्स जो होती हैं वो सोनोरस होती है, और ये कह सकते हैं कि मेटल्स सोनोरस होती हैं इसलिए इनकी बेल्स बनाई जाती हैं। यहाँ तक देखिए हमने 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, मेटल्स की 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो इनमें सबसे पहली है कि मेटल्स जो होती हैं उनमें मेटेलिक लस्टर होती है। दूसरी होती है मेटल्स हार्ड होती हैं, ये देखिए मेटल्स हार्ड होती हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ये है। तीसरी प्रॉपर्टी मेटल्स जो होती है मैलिएबल होती हैं। चौथी प्रॉपर्टी मेटल्स जो होती है डक्टाइल होती हैं। पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। और छठी प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स जो होती हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है उनका। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसके बाद 7वां पॉइंट ये है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और 8वां पॉइंट ये है मेटल्स आर सोनोरस। तो ये 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड दैट देर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। देखिए इससे पहले वाली क्लासेज में हमने ये पढ़ा है कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें से मेटल्स बहुत ज़्यादा हैं और नॉन मेटल्स बहुत ही कम हैं। मेटल्स की बजाय नॉन मेटल्स कम हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जैसे कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल्स हैं। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेज। नॉन मेटल्स ज़्यादातर या तो सॉलिड होती हैं या फिर गैसेज होती हैं, लेकिन एक ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो लिक्विड होती है। ये नोट करना है, ब्रोमीन नॉन मेटल है वो लिक्विड होती है। ब्रोमीन नॉन मेटल लिक्विड होती है। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स। क्या जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मेटल्स की तरह होती हैं, ये हम देखते हैं। एक्टिविटी 3.7 है कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन। हमें कार्बन लेना है, कोल या ग्रेफाइट। हमें कुछ नॉन मेटल्स के सैंपल लेने जैसे कि कार्बन, कोल ले लेंगे या फिर ग्रेफाइट, सल्फर या फिर आयोडीन। और जो ये 3.1 से 3.4 और 3.6 तक जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं मेटल्स के साथ, वो एक्टिविटीज़ इनके साथ भी करनी है। तो देखिए जो कार्बन होता है उसको हम हैमर से स्ट्राइक करके देखते हैं तो बिखर जाता है वो। सल्फ़र जो होता है वो ही बिखर जाता है। आयोडीन जो होता है उसमें चमक होती है लेकिन इनमें नहीं होती है। और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इनके वायर्स भी नहीं बनते हैं। तो इसलिए जो मेटल्स होती हैं उनसे अपोजिट इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि ये जो टाइप ऑफ सरफेस, इनकी रफ़ सरफेस होती है। जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी रफ़ सरफेस होती हैं, जबकि जो मेटल्स होती हैं उनकी सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए आयोडीन की सरफेस वो शाइनी होती है। और मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड नहीं होती हैं। मेटल्स जो होती हैं मेलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं और सोनोरस होती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होती हैं। फिर भी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होती हैं उनमें एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर पढ़ेंगे तब हम उनको अच्छी तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में क्लासीफाई अच्छे से कर सकेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास। तो देखिए जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, उनकी सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है और हार्ड होती हैं, मेलिएबल, डक्टाइल, या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, हीट को भी कंडक्ट करती हैं, सोनोरस भी होती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होती हैं। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। लेकिन फिर भी यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप
एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही हम एलिमेंट्स को मेटल्स या नॉन मेटल्स के ग्रुप में नहीं रख सकते, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे एक्सेप्शनल केस भी हैं, एज देर आर मैनी एक्सेप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, पहला एक्सेप्शन ये है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड। देखिए हमने ये पढ़ा कि सभी मेटल्स हार्ड होती हैं यानी सॉलिड होती हैं, लेकिन जो मरकरी है, मरकरी मेटल है, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, लिक्विड मेटल होती है, ये एक्सेप्शन है। और देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनको अच्छी तरह से पढ़ना आपको, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस हैं, ये हमारे माइंड से निकल जाते हैं, इनको बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेंगे। तो इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़ना है बार बार। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने जब एल्यूमिनियम वायर को गर्म किया था, तो हमने देखा तो वो मेल्ट नहीं हुआ था। तो इससे हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जो मेटल्स होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है उनका, लेकिन जो गैलियम है, गैलियम और सीजियम, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम एंड सीजियम। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। इन मेटल्स को अगर हम अपनी हथेली पर भी रखेंगे तब भी ये मेल्ट हो जाती, गैलियम एंड सीजियम। इसके बाद जो आयोडीन है, आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन इसमें चमक होती है, ये लस्ट्रस होती है। हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल्स होती है वो लस्ट्रस होती हैं, लेकिन जो आयोडीन होता है वो नॉन मेटल है लेकिन उसमें भी चमक होती है, ये भी एक्सेप्शनल केस है। कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन जो है वो नॉन मेटल है बट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन जो है नॉन मेटल है लेकिन ये भी डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, और इनकी ईच फॉर्म, जो इनकी फॉर्म है उन्हें एलोट्रोप बोला जाता है। इसके दो एलोट्रोप्स हैं, कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। देखिए दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप हैं लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो डायमंड है वो चमकीला है, उसमें चमक होती है, और जो ग्रेफाइट है वो रफ है, और जो डायमंड है वो शाइनी है, चमक होती है इसमें। और जो डायमंड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, और जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये नोट करने वाली बात है। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है नेचर में, एंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं, जबकि ग्रेफाइट बिल्कुल इनसे अलग है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप है कार्बन का, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये सॉफ्ट भी है। और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है। तो देखिए इस तरह से डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं, लेकिन फिर भी इनमें कितना डिफरेंस है। एल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम आर सो सॉफ्ट, ये इतनी सॉफ्ट होती हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। दे कैन कट विद नाइफ। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल्स होती है बहुत हार्ड होती हैं, लेकिन ये जो लिथियम, सोडियम और पोटासियम इतनी सॉफ्ट होती हैं, उनको चाकू से भी काटा जा सकता है, और उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो देखिए हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल्स होती है वो बहुत डेंस होती हैं और मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस हैं, इनकी लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कैन बी more cleared classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties। एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया जा सकता है क्लियरली, क्योंकि देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अगर उनको क्लासीफाई करते हैं तो उनमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस मिले हैं। तो इसलिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी होंगी एलिमेंट्स की, और उनके बेस पर हम इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स के ग्रुप में
क्लासीफाई ईजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी 3.8 पढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना और उसको जलाना है और सल्फ़र को जलाना है। मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, सल्फ़र को जलाना है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सल्फ़र को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब वाटर डाला जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर डाला जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर पानी में घोला जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब अगर वाटर के साथ घोला जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी बेस बनता है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड को अगर वाटर में घोला जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ये आप नोट कर लेना। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, क्योंकि जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से सल्फ़र को अगर जलाया जाता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है और इसको फिर थोड़ा सा पानी में घोला जाता है। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है जो ये पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, तो इसको जब वाटर के साथ डिज़ोल्व किया जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये है बेस, ये है एसिड। तो इसके साथ जब हम रेड लिटमस लेंगे, रेड लिटमस टू ब्लू कर देता है ये, और इसके साथ हम ब्लू लिटमस लेंगे, ब्लू टू रेड। इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स, मेटल जो होते हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और उनके हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं और जो इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी एसिडिक होते हैं। तो ये इस एक्टिविटी में करना है कि हमें पहले मैग्नीशियम को जलाना है और उसकी जो राख बनेगी, ऐश बनेगा, वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो फिर हम रेड लिटमस या ब्लू लिटमस पेपर लाएंगे तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इट मीन्स कि ये बेसिक इन नेचर है। इसके बाद सल्फ़र को जलाएंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेंगे, उसके साथ थोड़ा सा पानी डाल देंगे। फिर हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस लेंगे तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो इट मीन्स कि सल्फ्यूरस एसिड है वो एसिडिक इन नेचर है। तो ये इस एक्टिविटी में करना है। अब इस एक्टिविटी से क्या रिजल्ट निकलता है, इस एक्टिविटी से ये रिजल्ट निकलता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स और मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स और उनके हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। पहले तो मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, सल्फ़र को लेंगे, उनको जलाएंगे, फिर उनको कलेक्ट करेंगे, उसमें वाटर डिजोल्व करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों को रेड और ब्लू लिटमस के साथ टेस्ट करेंगे, और जो प्रोडक्ट बना है वो एसिडिक है या बेसिक हमने चेक कर लिया है। उसके बाद सल्फ़र पाउडर को भी ऐसे ही हम फिर चेक करेंगे एसिडिक है या बेसिक, तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो इसी तरह इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फ़र एसिडिक और बेसिक। सल्फ़र जो होता है उसको अगर हम जलाएंगे तो फिर ये एसिडिक होगा, और जो मैग्नीशियम वाला जो होता है वो होगा बेसिक। कैन यू राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शन। मैंने ये इक्वेशंस लिख दी थी। मोस्ट नॉन मेटल्स रिप्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ये हमने एसिड्स और बेसिड्स चैप्टर में भी पढ़ लिया था। ज़्यादातर नॉन मेटल्स होती हैं जो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, और जो ज़्यादातर मेटल्स होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल्स ऑक्साइड्स इन नेक्स्ट सेक्शन। तो देखिए ये हमने यहाँ पर इस वाली एक्टिविटी में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है। यहाँ से हमने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज से इजीली डिफरेंस हमें पता लग गया है कि मेटल्स जो होते हैं उनके
ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक होते हैं। तो इसी तरह से आगे भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो यहाँ तक देखिए आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर ये सभी टॉपिक्स यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके अलावा एक्सेप्शनल केस भी अगर आपको ये सब समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।